नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अंकित कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम कार्ड लाइव पर। आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ 20 और 21 तारीख के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। वे सभी प्रश्न जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए अति आवश्यक हैं। इसके लिए मैंने आपको ये सारा जो फॉर्मेट है एक अच्छे फॉर्मेट में आपके सामने रख रहा हूँ। मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा एग्जाम कार्ड की तरफ से आने वाली रैपिड सीरीज़ के बारे में। भाई एग्जाम कार्ड की वेबसाइट पे जाइए, इसको विजिट करिए, वहाँ 35% का आप लोगों के लिए डिस्काउंट दिया हुआ है। अमेजन हो या फ्लिपकार्ट हो, कहीं पे भी ये जो बुक्स हैं इनके आपको सैम्पल PDF मिल जाएंगे। उससे आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि क्या इस कंटेंट की क्वालिटी है, टीम की क्या मेहनत रही है। पहले चैप्टर मिलेगा आपको, उसके बाद में फिर आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आगे बढ़ेंगे पहले प्रश्न की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि हाल ही में उत्तर पूर्वी भारत के किस राज्य में पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। तो आप ये बात ध्यान रखने वाले हैं, अरुणाचल प्रदेश में पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। लेकिन ये पहला कहाँ का है, तो आप ध्यान रखेंगे ये उत्तर पूर्वी जो भारत है उस हिस्से का ये पहला है। डिटेल में जानेंगे इसके बारे में। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे, कौन सा है नाम यहाँ पे दिया हुआ है, डोनी पोलो का उद्घाटन किया है, अभी किया है। ठीक है, ये जो हवाई अड्डा है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, उसमें एक जगह है जिसका नाम है होलोंगी, ये वहाँ पे स्थित है। अब इस पे क्या क्या अवेलेबल रहेगा, तो देखिए हेलीकॉप्टर सेवाएं रहेंगी, वाणिज्यिक यानी कि कॉमर्शियल जो उड़ानें होंगी वो भी रहेंगी, और आपकी इनके माध्यम से अरुणाचल प्रदेश को अन्य कहाँ पे, तो भारतीय शहरों के साथ राज्य के अन्य हिस्सों से भी जोड़ना है। ये इसका उद्देश्य रहेगा बेसिकली, आप एक तरीके से ये कह सकते हो। प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्र सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना, कौन सी, उड़ान, यानी कि उड़े देश का आम नागरिक के लिए इस पर एक कॉफी टेबल भी बुक लॉन्च की है। क्लियर है। आगे अगर बात करोगे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है, ये जो टर्मिनोलॉजी है इसका मतलब क्या होता है, तो वो आप जानिए, एक नई और अविकसित जमीन पर, एक नई जो पहले विकसित नहीं थी प्लस वो नई भी है, उस पर बनाए गए एयरपोर्ट को हम क्या कहते हैं, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहा जाता है। इसमें ग्रीनफील्ड शब्द का जो कनेक्शन है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से है। क्लियर है। आगे देखेंगे, हु हैज़ बिकम द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि देखिए भारत का जो चुनाव आयुक्त है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसके 3 होते हैं। इनमें क्या होता है, 3 चुनाव आयुक्त होते हैं। एक जो होता है वो हमारा मुख्य होता है, 2 जो होते हैं ये हमारे अन्य होते हैं। 2 जो अन्य होते हैं उनमें से इसने बात की है। तो मुख्य कौन है, मुख्य मतलब 25वें कौन है, तो वो राजीव कुमार है। वो कौन है, राजीव कुमार है। क्लियर है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब दूसरे कौन बने हैं, तो आप ध्यान रखना, अरुण गोयल बने हैं। थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में मैंने और लिया हुआ है। आपको पता ही है भारत का जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं या अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, इनकी जो नियुक्ति करते हैं तो वो कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। तो उसी हिसाब से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 19 नवंबर को सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हैं जिनका नाम है अरुण गोयल, इनको चुनाव आयुक्त के लिए जो नियुक्त किया है। ठीक है, अब चुनाव आयुक्त में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, ये वर्तमान में कौन से हैं, तो ये 25वें हैं। ठीक है, और 2 अन्य चुनाव आयुक्त जो हैं उनमें कौन है, एक अनूप चंद पांडे हो गए और दूसरे अरुण कुमार गोयल को अभी हाल ही में नियुक्त किया है। अगर बात करेंगे इनका जो कार्यकाल है ये कब तक रहेगा, तो ये 2027 तक रहेगा, यानी आने वाला जो वर्ष है 2027 तब तक इनका क्या रहेगा, कार्यकाल रहेगा। अगर बात की जाए भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के, ठीक है, तो इसका जो गठन है वो भारत सरकार द्वारा 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुच्छेद 324 में किया गया था। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो आप ध्यान रखना 25 जनवरी को मनाया जाता है। और यहाँ पे जो बात की गई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं और विधान परिषद और देश में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है इनका संचालन किया जाता है। आगे देखिए,
तबस्सुम जी जो है इनका निधन हो गया है। आपसे पूछा ये है ये कौन थी, लेखिका थी, अभिनेत्री थी, बास्केटबॉल प्लेयर थी या क्रिकेटर थी? तो ये कौन थी? एक अभिनेत्री थी। ठीक है, अभिनेत्री तबस्सुम, जिनको हिंदी फिल्मों में एक बाल कलाकार के रूप में और दूरदर्शन के लोकप्रिय टॉक शो फूल खिले हैं गुलशन गुलशन के मेजबानी के लिए जाना जाता था। अब तो हाँ अभी भी जाना जाता है, मतलब उस रूप में तो इनकी आइडेंटिटी आज भी है ना। ठीक है, तो 19 नवंबर 2022 को इनका दिल का दौरा पड़ने से जो है निधन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें आपसे पूछा गया है हाल ही में रेजांगला, ठीक है, रेजांगला की लड़ाई जो है इसकी कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो आप ध्यान रखना इसकी 60वीं वर्षगांठ मनाई गई। थोड़ा सा जानेंगे इसके बारे में। रेजांगला की लड़ाई की 60वीं वर्षगांठ मनाई गई है। रेजांगला लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर एक पहाड़ी दर्रा है, इसे रेचिनला भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, यह चुसुल गांव और स्पेंगुर झील के बीच स्थित है, जो कि भारतीय और चीनी दोनों क्षेत्रों के बीच फैली हुई है। वर्ष 1962 के दौरान इस क्षेत्र में भारत चीन सैनिकों के बीच एक महत्वपूर्ण लड़ाई हुई। क्लियर है? अब इसी लड़ाई को रेजांगला की लड़ाई के रूप से जाना जाता है। बेसिकली क्या था कि कुछ सिपाहियों ने चीन की एक टुकड़ी, पूरी सेना की टुकड़ी थी, उसको रोका था। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा उन लोगों का, क्योंकि अगर वो वहाँ पे रेजांगला जो ये स्थान है अगर यहाँ पे आ जाते तो फिर वहाँ से लद्दाख में एंटर करना कोई बड़ी बात नहीं थी उनके लिए। एशियन कप टेबल टेनिस में कांस्य पदक जीतने वाली, अब देखो यहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन देखना, कांस्य पदक जीतने वाली मणिका बत्रा भारत की कौन सी महिला बनी है? तो ध्यान रखना ये पहली महिला बनी है। ठीक है, देखते हैं। देखो कांस्य पदक जीतने वाली भारत की मणिका बत्रा ये पहली भारतीय महिला बनी है। ठीक है, कांस्य पदक के प्ले ऑफ में मणिका बत्रा ने विश्व में 6 नंबर की खिलाड़ी और 3 बार की एशियाई चैंपियन जापान की, यहाँ पे देखेंगे आप ध्यान से, जापान की हिना हयात को 4-2 से हराकर ये खिताब इन्होंने अपने नाम कर लिया। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एशियन कप टेबल टेनिस के 33वें संस्करण का आयोजन 17 से 19 नवंबर के बीच किया गया था। क्लियर है? आगे महिलाओं की एकल स्पर्धा में चीन की वांग यिदी ने स्वर्ण पदक, अब यहां से अगर ये पूछा जाए स्वर्ण पदक किसने जीता, तो स्वर्ण पदक जापान की माइम इट ने रजत पदक यानी कि सिल्वर पदक, भारत की मणिका बत्रा ने कांस्य पदक अपने नाम किया। तो ये तीनों को एक लाइन में फिर हमने ले लिया यहाँ पे। आगे अगर देखा जाए एशियन कप को यानी कि ITTF यानी इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन और ATTU एशियन टेबल टेनिस यूनियन द्वारा आयोजित किया जाता है। क्लियर इतनी बात? आगे देखते हैं। देखिए नेटवर्क रेडिएशन इंडेक्स 2022 की भारत में रैंक क्या है, यहाँ पे आपसे ये पूछा गया है। तो देखते हैं इसमें। देखिए रेडिएशन की इसने बात की है यानी कि 61वां, कितनी रैंक है? 61वां। एक बार और क्रॉस चेक कर लेते हैं तो बिल्कुल 61वां है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत ने अपनी रैंक में 6 स्थानों का सुधार किया है। ठीक है, और 61वें स्थान पर इसने अपनी जगह बनाई है। ठीक है, अगर बात की जाए पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में, यानी अगर आपसे ये पूछा जाता है कि इसे किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे इसको पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट किसके द्वारा तैयार किया जाता है? पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में भारत की तारीफ की गई है और कहा गया है कि भारत के पास अपनी आय स्तर को देखते हुए उम्मीद से कहीं अधिक नेटवर्क तत्परता है। आगे देखेंगे इस रैंकिंग में 131 देशों को शामिल किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए टोटल देश कितने थे तो 131। आगे है फिर इंडेक्स में टेक्नोलॉजी पीपल कन्वर्जेंस एंड इन्फ्लुएंस का अवलोकन किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका 80.3 के समग्र स्कोर के साथ सूची में सबसे ऊपर रहा। तो टॉप और भारत का स्थान, यही 2 फैक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी सूची को लेकर के आपके लिए।
इनमें से किस देश को ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि GPAI 2023 की अध्यक्षता सौंपी गई है? तो भारत को सौंपी गई है। जानेंगे इसके बारे में। GPAI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जिम्मेदार और मानव केंद्रित विकास का समर्थन करने वाली एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है। फ्रांस वर्तमान में GPAI परिषद का है अध्यक्ष, यानी कि वर्तमान में इसका कौन अध्यक्ष है? भारत तो आने वाले का है ना, तो अभी कौन अध्यक्ष है इसका? तो फ्रांस। GPAI का जो गठन है ये 2020 में किया गया था। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ और सिंगापुर सहित यह 25 सदस्य देशों का एक समूह है। ध्यान से देखेंगे, ये थोड़े फैक्ट जो इंपॉर्टेंट होते हैं। भारत GPAI का जो संस्थापक सदस्य है, यानी कि जब संस्थापक हुई थी, जिन्होंने इसकी स्थापना की है, उन्हीं में से एक सदस्य है ये। क्लियर है? आगे देखो, GPAI विज्ञान, उद्योग, नागरिक समाज और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों आदि को साथ लाने वाली एक बहुहितधारक पहल है। क्लियर है? आगे देखते हैं। देखिए, हाल ही में 140 साल बाद लुप्त, ठीक है, 140 साल बाद लुप्त ब्लैक नेप्ड तीतर कबूतर को फिर से कहां देखा गया है? आप इस चीज को समझिए। जापान, चीन, भारत या फिर पपुआ न्यू गिनी? तो पपुआ न्यू गिनी में देखा गया है। ठीक है, ये जो तीतर कबूतर है, बेसिकली इसका जो टेक्निकल नाम है यानी साइंटिफिक कह सकते हो, वो है ओटिडिफेप्स नोबिलिस। बड़े स्थलीय कबूतर की एक प्रजाति है। यह मोनोटाइपिक जीनस एटिडिफेप्स की एकमात्र प्रजाति है। यह तीतर कबूतर न्यू गिनी और आसपास के द्वीपों के प्राथमिक वर्षा वनों में पाया जाता है। आगे देखिए, विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पे राष्ट्रीय बाल दिवस की बात ना करके विश्व बाल दिवस की बात की गई है, जो कि 20 नवंबर को मनाया जाता है। उसके बारे में डिटेल। 20 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर में बच्चों के बीच जागरूकता और बच्चों के कल्याण में सुधार के लिए विश्व बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? तो 20 नवंबर को। ठीक है। विश्व बाल दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो समावेशन हर बच्चे के लिए, यानी कि इंक्लूजन फॉर एवरी चाइल्ड। इस दिन का विशेष महत्व है। क्यों है? क्योंकि 20 नवंबर 1959 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों की घोषणा को अपनाया था। क्लियर है? आगे क्वेश्चन नंबर 10, इसमें आपसे क्या देखते हैं क्या कहा गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C54 IOSO-6 मिशन को कब लॉन्च किया जाएगा? आप इस चीज को ध्यान रखने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो कब लॉन्च करने वाले हैं? तो 26 नवंबर को इसको जो है वो लॉन्च किया जाएगा। थोड़ा सा जानेंगे इसके बारे में। ओशियन सेट जो है, ठीक है, ओशियन सेट 3 को जो है, ठीक है, इस मिशन में ओशियन सेट के साथ 8 नैनो उपग्रह, जिसमें भूटान सेट, पिक्सल कंपनी का आनंद, ध्रुव स्पेस कंपनी का थाईबोल्ट और अमेरिकी कंपनी एस्ट्रोकास्ट का स्पेस फ्लाइट मिसाइल शामिल है। सॉरी, मिसाइल नहीं है, शामिल है। ठीक है। ओशन सेट भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा यानी इसरो द्वारा निर्मित, लॉन्च और संचालित पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों की एक श्रृंखला है। यह समुद्र विज्ञान और वायुमंडलीय अध्ययन के लिए समर्पित है। ओशन सेट की अगर बात करोगे तो ओशन सेट 1 को 1999 में PSLV C2 रॉकेट्स के माध्यम से लॉन्च किया गया था, और वहीं ओशन सेट 2 की अगर बात करोगे उपग्रह की, तो 23 सितंबर 2009 को PSLV CA से लॉन्च किया गया था। क्लियर है? आगे देखते हैं। हाल ही में टेलीविजन दिवस किस तिथि को मनाया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो आप ध्यान रखना, ये 21 नवंबर को मनाया गया। इसका उद्देश्य की अगर बात करोगे तो टेलीविजन के शानदार आविष्कार के महत्व को चिन्हित करना है, और टीवी का आविष्कार जॉन लॉन्गी बेयर्ड ने किया था। अगर बात करेंगे हम 21 और 22 नवंबर 1996 को, तो संयुक्त राष्ट्र ने पहले विश्व टेलीविजन फोरम का आयोजन किया था, संयुक्त राष्ट्र ने। ठीक है। आगे देखेंगे, इस मंच में संयुक्त राष्ट्र
के तत्वाधान में प्रमुख मीडिया हस्तियां मिली और आज की बदलती दुनिया में टेलीविजन के बढ़ते महत्व पर चर्चा की गई। आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया है। क्लियर है? आगे देखते हैं, भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण मनाया जा रहा है? तो ये एक अच्छा प्रश्न है, आप ध्यान रखना। 53वां संस्करण जो है वो इसका हाल ही में मनाया जा रहा है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन? अनुराग ठाकुर ने अभी हाल ही में इन्होंने 53वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के मौके पर आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। ठीक है, अब कब किया है? तो 21 यानी कि आज ही किया है। कहाँ पे किया है? तो गोवा में किया है। ठीक है, और आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा लगाई जा रही है। क्लियर है इतनी बात? आगे देखते हैं, भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी कि IFFI की अगर बात करोगे तो इसकी जो स्थापना है ये 1952 में की गई थी। भारत की पहली स्ट्रीट सर्किट कार रेसिंग की मेजबानी किसके द्वारा की गई है? हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई या फिर नोएडा की? तो आप ध्यान रखना, हैदराबाद इसका सही उत्तर है। जानेंगे इसके बारे में। 19 और 20 नवंबर 2022 को हैदराबाद में भारत की पहली स्ट्रीट सर्किट कार रेसिंग का आयोजन किया गया। ठीक है, डेट क्लियर हो गई होगी आपके। आगे, इसमें कम से कम 22 इलेक्ट्रिक रेसिंग कारें ट्रायल रन में भाग लिया। ठीक है, बेसिकली अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रिक रेसिंग कारों की इसमें बात की गई है। 10 और 11 फरवरी 2023 को हैदराबाद में भारत में पहली फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप, ई वर्ल्ड की बात हो रही है, यानी कि इलेक्ट्रिक रेस आयोजित की जाएगी। आगे देखते हैं, हाल ही में विश्व मत्स्य दिवस जो है ये किस तिथि को मनाया गया? तो आप ध्यान रखना, 21 नवंबर को ये जो दिवस है मनाया गया। भारत सरकार का मत्स्य विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड आज यानी कब? 21 नवंबर को जो है इसको सेलिब्रेट करेगा, यानी किया है, आपके लिए तो किया है में पहुंच जाएगा ये। ठीक है, इसका आयोजन जो है बेसिकली वो स्वामी विवेकानंद सभागार दमन में किया जाएगा। यानी ये जो स्वामी विवेकानंद जो सभागार है ये कहाँ है? तो दमन में है, वहां किया जाएगा। उद्देश्य की अगर इसकी बात करोगे तो स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक मत्स्य पालन के प्रबंधन, ठीक है, बदलने पर, यानी इसका जो प्रबंधन इसके बदलने पर ध्यान केंद्रित करना है और टिकाऊ मत्स्य पालन के महत्व को नगस्ता पेश करना है। ठीक है, बात समझ में आ गई आपके? महत्व को जो है पेश करना है। क्लियर है? ये वर्ड इसमें एक्स्ट्रा है। क्लियर है? आगे देखते हैं, वर्ष 1997 से ही विश्व मत्स्य दिवस जो है ये हर साल 21 नवंबर को मनाया जा रहा है। ठीक है, यानी कि प्रतिवर्ष इसी डेट में मनाया जाता है। आगे की बात करेंगे तो सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को किस देश में गार्ड ऑफ ऑनर मिला है? किस देश में गॉर्ड ऑफ ऑनर मिला है? यानी कि बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न आप लोगों के सामने यहाँ पे रखा गया है कि सेना प्रमुख जो है जनरल पांडे, इनको किस देश में गॉर्ड ऑफ ऑनर मिला है? ठीक है, तो आप ध्यान रखना, फ्रांस के द्वारा इनको जो है ये गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। ठीक है, मनोज पांडे पेरिस में लेस इनवैलिड्स में गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मान किया गया है। 14 से 17 नवंबर की ये यात्रा पे थे या दौरे पर थे। वहाँ पे जनरल मनोज पांडे ने अपनी यात्रा के दौरान फ्रांसीसी समकक्ष यानी इनकी सेम रैंक के जनरल पियरे सिल्के, ठीक है, साथ बातचीत की और यूरोपियन देश की अपनी यात्रा के दौरान आपसी हितों, जो आपस के हित होते हैं, उन मुद्दों पर चर्चा की। राजधानी की बात करोगे फ्रांस की तो वो कहाँ पे है? पेरिस है। और मुद्रा की बात करोगे तो वो कहाँ पे है? यूरो है। मुद्रा मतलब वहाँ की जो मुद्रा है। हाल ही में आयोजित हुए उत्तर पूर्व ओलंपिक खेलों में शीर्ष पर कौन रहा? ठीक है, तो आप ध्यान रखना, यानी कि अभी जो हाल ही में आयोजित हुए हैं उत्तर पूर्व ओलंपिक शीर्ष जो खेल हैं, ये
खेलों में शीर्ष पर कौन रहा? तो आप ध्यान रखना, जो शीर्ष पर रहा है वो रहा है आपका मणिपुर। कौन सा रहा है? मणिपुर। देखो स्वर्ण पदक 85 जीते किसने? मणिपुर ने, तो ये पहले पे रहा मणिपुर, और ये लगातार दूसरे बार प्रथम पे रहा है। ठीक है, 81 स्वर्ण के साथ जो है असम दूसरे पे रहा और मणिपुर जो है वो तीसरे स्थान पे रहा है। ठीक है, उत्तर पूर्व ओलंपिक खेलों का जो आयोजन है ये कहाँ पे हुआ है? तो आप ध्यान रखना, मेघालय में हुआ है। आगे प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन जो है ये किस देश में किया जा रहा है? ये किस देश में किया जा रहा है? सऊदी अरब, ओमान, कतर या फिर UAE? तो आप ध्यान रखना, ये कहाँ किया जा रहा है? कतर में किया जा रहा है। यहां देखेंगे 22वां फीफा पुरुष विश्व कप 20 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 तक कतर में आयोजित किया जाएगा। लाइव विश्व कप का अधिकारक शुभंकर है। विश्व कप का वर्तमान चैंपियन कौन है? तो फ्रांस है। ब्राजील दुनिया की सबसे सफल टीम है जिसने इसे 5 बार जीता है। क्लियर है? आगे की अगर बात की जाए, इटली और जर्मनी ने इसे 4-4 बार जीता है। कितनी बार जीता है? 4-4 बार जीता है। फीफा का मुख्यालय जो है वो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। फीफा की अगर बात की जाए, फेडरेशन, इसकी फुल फॉर्म देखते हैं तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन है। अगर बात की जाए आपके फीफा के अध्यक्ष कौन है, तो आप ध्यान रखना, गियानी यानी कि जियानी इन्फेंटिनो कौन है? इसके अध्यक्ष हैं। अब आपके लिए वो प्रश्न जो रिवीजन के लिए हैं वन लाइनर की फॉर्म में। देखिए, हाल ही में ONGC के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अरुण कुमार सिंह को किया गया है। हाल ही में कोरोना के बाद नई कंपनियों को खोलने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो महाराष्ट्र। भाई कोविड इतनी बड़ी बीमारी रही, उसके बाद में भी सबसे ज्यादा कौन खोल रहा है? तो महाराष्ट्र। हाल ही में किसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सूरज भांजी को। हाल ही में किस देश ने एक्सीलेंस इन लीडरशिप इन फैमिली प्लानिंग अवार्ड जीता है? तो भारत ने जीता है, यानी कि परिवार नियोजन में। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूरोपीय वर्क काउंसिल की स्थापना करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बनी है? तो विप्रो बनी है। आगे प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन को दोगुना करने का फैसला किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने। आगे प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रामायण और महाभारत सर्किट बनाने का निर्णय लिया है? तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में बंडारू विल्सन बाबू ने किस देश में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो कोमोरोस। आगे देखते हैं, प्रतिवर्ष देश में नवजात शिशु देखभाल सप्ताह मनाया जाता है, ये कब से कब तक? तो 15 से 21 नवंबर तक। आगे प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक 2024 का शुभंकर क्या है? तो आप ध्यान रखना, फ्रिजियन कैप जो है इसका शुभंकर है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पहले ग्रीनफील्ड फार्म मशीनरी प्लांट का जो उद्घाटन है ये कहाँ किया गया है? तो आप ध्यान रखना, ये पीथमपुर में किया गया है। कहाँ किया गया है? पीथमपुर में किया गया है। तो ये थे आपके आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। क्लास खत्म करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप मैगजीन के लिए वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, यानी जो क्वेश्चन आपको वीडियो के फॉर्म में मिल रहे हैं यही क्वेश्चन आपको हार्ड कॉपी मैगजीन में अवेलेबल हो जाते हैं। आप चाहें तो इस मैगजीन को एग्जाम कार्ड की वेबसाइट से जाकर के खरीद सकते हैं और आपके जो नियर बाई बुक स्टोर है ये वहां पर भी अवेलेबल है। क्लियर है? तो ये थी आपकी आज की क्लास। थैंक यू वेरी मच।